राजा भीम सिंह और रानी पार्वती का अपने बेटे पारस के साथ महल में जीवन खुशहाल था। वे अक्सर उसके साथ समय बिताते, पर रानी की तबीयत खराब थी, इसलिए वह राजकुमार पारस की सही देखभाल नहीं कर पाती थी। मैं सोच रहा था कि हम अपने बेटे की देखभाल के लिए किसी को क्यों न रखें जो उस पर 24 घंटे ध्यान दे सके। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा किसी और के हाथों में बड़ा होने को मजबूर हो, लेकिन हम असहाय हैं। मैं कल ही घोषणा कर दूंगा कि प्रिंस पारस के लिए एक आया की जरूरत है। अगले ही दिन एक महिला अपनी छोटी बेटी के साथ राजा के पास आती है। मेरा नाम शैलजा है। आपको प्रिंस पारस के लिए एक आया की जरूरत थी ना? मैं ये काम बहुत अच्छे से करूंगी और आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है, मैं तुम्हें 4 दिन तक रखूंगा और देखूंगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लूंगा। लेकिन तुम अपनी बेटी को कहाँ छोड़ोगी? कोई बात नहीं महाराज, वह अकेली रहेगी। नहीं, उसे अकेला छोड़ना जरूरी नहीं। आप उसे अपने साथ ले आइए, कम से कम वह आपकी आंखों के सामने रहेगी। आप महान हैं महाराज, आपका बहुत धन्यवाद। अगले दिन से शैलजा अपनी 2 साल की बेटी लीला के साथ महल आने लगती है। वह राजकुमार पारस का बहुत अच्छा ख्याल रखती है। थोड़े ही समय में पारस और लीला अच्छे दोस्त बन जाते हैं, लेकिन एक दिन अचानक शैलजा का निधन हो जाता है। इसके बाद राजा और रानी लीला को बेटी की तरह मानने लगते हैं। जल्द ही वे दोनों बड़े हो जाते हैं और एक दिन रानी लीला से कहती हैं, अब आपके खेलने के दिन गए। क्या हुआ महारानी, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? हमने राजकुमार पारस के लिए नयनतारा को चुना है। वे शादी करने वाले हैं और शादी के बाद वह आपके साथ छोटे लड़के की तरह नहीं खेलेगा। यह सुनकर लीला उदास हो जाती है। वह घर लौटकर आईने में खुद को देखना शुरू करती है। आईने में लीला की छवि पूरी तरह से अलग है। वह एक सामान्य लड़की नहीं बल्कि जहरीली लड़की है। अब समय आ गया है लीला, मुझे वह कार्य पूरा करना होगा जो मेरी माँ ने अपनी मृत्यु के समय मुझे सौंपा था। मैं नयनतारा को राजकुमार पारस की शादी में शामिल नहीं होने दूंगी, कभी नहीं। लीला अगले 2 दिनों तक महल नहीं जाती है, जिसके कारण राजकुमार पारस चिंतित हो जाते हैं और अपने मित्र लीला के घर पहुंचते हैं। तुम्हें क्या हो गया है? तुम महल क्यों नहीं आ रही हो? रानी ने कहा कि तुम्हारी शादी होने वाली है। तो क्या? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम क्या कह रही हो लीला? हम तो बस बचपन के दोस्त हैं। तुमने मेरी आँखों में प्यार नहीं देखा। मेरी कौन सी कमी है? मेरी सुंदरता देखो, मेरे पास आओ और एक बार गले लगाओ। पारस, मुझे छूकर देखो, फिर तुम्हें सिवा कोई लड़की पसंद नहीं आएगी। लीला के इस कार्य से राजकुमार पारस नाराज हो जाते हैं। वह उसे जोर से धक्का देकर चिल्लाने लगते हैं, सुधर जाओ लीला, ऐसा लगता है जैसे तुम भूल गई हो कि मैं एक राजकुमार हूँ और तुम। मैं एक नौकरानी की बेटी हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन तुमने मुझे गुस्सा दिलाया, माफ करना। अब मैं चला जाऊंगा। मैं अपना जहर राजकुमार की रगों तक पहुंचाऊंगा। राजकुमार अपने महल लौटता है और लीला की हरकतों के बारे में किसी को नहीं बताता। यहाँ राजकुमार पारस गुपचुप तरीके से राजकुमारी नयनतारा से शादी कर लेता है, लेकिन जब लीला को इसके बारे में पता चलता है, वह तुरंत महल पहुँचती है और अपनी गलती के लिए राजकुमार पारस से माफी मांगने लगती है। राजकुमार पारस उसे माफ कर देता है, लेकिन वहीं से एक खलनायक की चालें शुरू हो जाती हैं। एक दिन नयनतारा बालकनी में खड़ी होती हैं और महाराज नीचे खड़े होकर रानी से बात कर रहे होते हैं। लीला दूर से नयनतारा के पास रखे बर्तन को देख रही होती है। उसकी आंखों में इतनी शक्ति होती है कि बर्तन नीचे गिर जाता है और लीला कम से कम बर्तन को महाराज के सिर पर गिरने से रोक देती है। हे भगवान, क्या था वो? महाराज, आप ठीक है? हाँ, ये बर्तन ऊपर से कैसे गिरा? राजकुमारी नयनतारा महाराज के ऊपर खड़ी थी, उसके सामने बर्तन कैसे गिरा? यह कहकर लीला खड़े चेहरे से चली जाती है। राजा और रानी चिंता भरी नजरों से एक दूसरे को देखते हैं। रात को खाने का समय होते हुए लीला नयनतारा के पास आती है और बात करने लगती है। कितने दिन हो गए जब राजकुमार पारस ने खीर नहीं खाई है? आपकी शादी से पहले वो मेरे हाथ की बनी खीर बहुत खाते थे, वो भी क्या दिन थे। यह कहकर लीला मुस्कुराती हुई चली जाती है और नयनतारा सोच में पड़ जाती है। वो चुपचाप रसोई में जाकर खुद राजकुमार के लिए खीर बनाने लगती है। अरे राजकुमारी, क्या आप रसोई में हैं? यह आपको शोभा नहीं देता। क्या मैं अपने पति के लिए खुद खीर नहीं बना सकती? खीर? अरे मैं खीर लेकर आऊंगी, अब आप सबके साथ बाहर बैठो। जैसे ही नयनतारा जाती है, लीला खीर में अपनी उंगली घुमाने लगती है। फिर वो उस खीर को दिखावा करती है और बाहर ले आती है। आज राजकुमारी ने राजकुमार के लिए अपने हाथों से खीर बनाई है, छक कर बताओ कैसी बनी है। वाह नयनतारा, कहा नहीं? बस कुछ बिना बताए करने की सोची।
लीला सभी को अपने हाथों से खीर परोसना शुरू करती है। सभी खीर का स्वाद बड़े चाव से लेना शुरू करते हैं। जैसे ही राजकुमार परस खीर खाना शुरू करता है, लीला उसे रोक देती है। अरे, उस व्यक्ति के हाथ से खाओ जिसने मिठाई बनाई है। राजकुमारी, पहले मिठाई खाओ और इसे राजकुमार को खिलाओ। कहते हैं भोजन बांटने से प्यार बढ़ता है। हाँ, लीला बिल्कुल सही है। राजकुमारी खुद हर चावल की खीर चाहती है और इसे राजकुमार पारस को खिलाती है। लीला यह देखकर बहुत खुश होती है। राजकुमार पारस को भी मिठाई बहुत पसंद है, लेकिन कुछ समय बाद उनके साथ कुछ होने लगता है। उनका सिर घूमने लगता है, आंखों में पानी भर आता है, शरीर नीला पड़ने लगता है और फिर वह बेहोश हो जाते हैं। बेटे, मेरे बेटे को क्या हुआ? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। प्रिंस पारस को उनके कमरे में लेटाया गया है। डॉक्टर आते हैं, उनकी जांच करते हैं और महाराज से निजी में बात करते हैं। प्रिंस के शरीर में किसी विषैली लड़की का जहर है। जहर ज्यादा नहीं है, बस ऐसा लगता है कि उसने उसे जहर खिलाया। यह गंभीर है महाराज। यह सुनकर महाराजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आप क्या कह रहे हैं? विषकन्या? हाँ, विषकन्या। विषकन्या वह लड़की होती है जिसे बचपन से ही जहर दिया गया हो। उसके शरीर में इतना जहर होता है कि अगर वह किसी खाने की वस्तु को भी छू दे तो उसे भी जहरीला कर दे। विषकन्या सुंदर दिखती है, नृत्य और संगीत में निपुण होती है। यह गंभीर है महाराज, कृपया इसके लिए कुछ कीजिए। विषकन्या? मेरे महल में विषकन्या? महाराज, सतर्क रहें, क्योंकि यदि वह इस महल में प्रवेश कर चुकी है तो वह सब कुछ नष्ट कर देगी। वह किसी अभिशाप से कम नहीं है। वैद्य जी वहाँ से चले जाते हैं और महाराज इस विचार से परेशान हो जाते हैं कि विषकन्या कौन है। जब वे यह बात रानी को बताते हैं तो वह भी चिंतित हो जाती हैं। याद है, उस दिन गमला आपके ऊपर गिर गया था और फिर मैं फिसलने वाला था। सीढ़ियों पर तेल पड़ा था और उस तेल की सुगंध नयतारा के हाथों से आ रही थी। राजकुमार पारस ने यहाँ राजकुमारी नयतारा का नकली खाया है। वह तो राजकुमारी नयतारा है, विषकन्या। लीला बाहर खड़ी होकर ये सब बातें सुन रही होती है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। राजा नयतारा को पकड़कर उसे कोठरी में डाल देते हैं। तुम ऐसा क्यों करते हो? मेरी क्या गलती है? अंत में लीला अपनी चाल में कामयाब हो जाती है। वह राजकुमार के कपड़े और गहने पहनती है और राजकुमार पारस के कमरे में जाती है, जहां वह आंखें बंद करके आराम कर रहा होता है। उस समय वह दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की लगती है। पैल की आवाज से राजकुमार पारस जब अपनी आंखें खोलते हैं तो अपने सामने एक विषकन्या को देखकर होश खो बैठते हैं। राजकुमार, मैं आ गई हूँ। तुम मेरा लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, है ना? देखो, मैं यहाँ हूँ। अब कोई तुम्हें मुझसे दूर नहीं ले जा सकता। तुम बहुत खूबसूरत हो। विषकन्या पास पहुंचकर राजकुमार पारस को गले लगाती है, फिर उसकी गर्दन काटकर झर डालने की सोचती है। तभी उसे पीछे से जोर का धक्का लगता है और वो गिर जाती है। नयनतारा, तुम्हें तो बंदी बना लिया गया था। विषकन्या नयनतारा से यह सवाल पूछने ही वाली थी, तभी रानी पीछे से आकर विषकन्या से यह कह देती है, हाँ, लेकिन यह हमारी तरकीबों में से एक था ताकि हम तुम्हारा सच जान सकें। क्या सोचते थे तुम? ये सब इतना आसान था? मैं एक माँ हूँ और मैं अपने बच्चे के आसपास मंडराते खतरे को महसूस कर सकती हूँ। पहले मेरा शक नयनतारा पर था, लेकिन अच्छा हुआ कि गलती से कल तुम्हारा हाथ कट गया। तुम्हारी शिराओं में खून नहीं बल्कि जहर है, मैंने वो साफ देखा था। सिपाही, इसे बांध लो। राजा के सिपाही आकर उसे पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं सबको जहर से मार दूंगी। नहीं, तुम ऐसा मत करो। विषकन्या का जहर उसी के लिए है जिसे वह चाहती है। तुमने ऐसा क्यों किया? हमने तुम्हें अपनी बेटी की तरह रखा, कभी तुम्हें अय्या की बेटी जैसा नहीं समझा। मेरी माँ विषकन्या थी जिन्हें दूसरे राज्य के राजा ने मारने भेजा था, लेकिन एक दिन अचानक मर गई। मुझ पर यह कार्य सौंपा गया ताकि मैं राजकुमार पारस को मार सकूं। अगले दिन विषकन्या को सभी के सामने खड़ा किया जाता है और उसे मारने के आदेश दिए जाते हैं। लेकिन जैसे ही जल्लाद उसे सिर कटने लगता है, राजकुमार पारस वहां आ जाता है और रोक देता है। नहीं, वह मेरी बचपन की दोस्त है, कोई उसे छुएगा नहीं, उसे दूर रहो। मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की और तुम मुझे बचा रहे हो। यही फर्क है मेरे और विषकन्या लड़की में। मैं हमेशा अपनी दोस्ती निभाऊंगा। राजकुमार के आदेश पर विषकन्या रिहा होती है। वह शर्मिंदा होकर सिर झुकाए वहां से चली जाती है और सामान्य लड़की का जीवन जीते हुए कभी विषकन्या नहीं बनती।